नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में इस समय इंडिया गठबंधन सड़कों पर है। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर है। ये बात नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद भी पूरी एकजुटता के साथ लगा हुआ है एनडीए को परास्त करने में, पस्त करने में, उसके बाद अब जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन बिहार की सड़कों पर उतरा। पटना में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, यानी राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी, इन चारों दलों के कार्यकर्ता आज एक साथ मिलकर सड़क पर उतरे। इसलिए क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था बहुत ही लचर स्थिति में पहुंच गई है। पहले पुलों का गिरना ही नहीं थम रहा था और उसके बाद एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन पर ये सवाल उठने लगा है कि क्या आम आदमी के जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। बेशक नीतीश कुमार जो है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। अभी शुक्रवार को उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से एक हाई लेवल मीटिंग की अपने पुलिस अधिकारियों के साथ, उसी से समझ में आ गया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप ये सभी कार्यकर्ता हैं इंडिया गठबंधन के, ये बढ़ रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ और एनडीए सरकार के खिलाफ। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से उनको रोक रही है, एकदम उनको बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस के हाथों में, मतलब उसके पास तो पूरी ताकत है और वो चाहे तो इनको किसी भी तरह से दमन कर सकती है। लेकिन आम लोगों की आवाज को इस तरह से दबाना, या अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और उस पर अगर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे उतरे हैं, लेकिन उसको उन्हें रोकना, इसी से जाहिर होता है कि बिहार में एनडीए सरकार की स्थिति क्या हो गई है। बेशक तेजस्वी यादव या राजद की जब सत्ता थी तब ये कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है और बीजेपी इस जंगल राज को भुनाने में कोई मौका नहीं छोड़ती थी, कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज खुद बीजेपी के राज में क्या हाल हो गया है, ये हम इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। एक बार हम चाहते हैं कि पूरा वीडियो हम देख लें कि अभी इस समय पटना में क्या कुछ चल रहा है। इस वीडियो को हम देखते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह बिहार में इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को घेर लिया है। देख लेते हैं ये वीडियो। तो ये देख रहे हैं आप, हाल ये है पटना की, मतलब जो बिहार की राजधानी है पटना, वहां की सड़कों का ये हाल है। सड़कों पर जगह जगह इसी तरह से इंडिया गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता एक साथ निकले हुए हैं और उसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को फांसी दो। यानी अभी आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मुकेश सहनी जो वीआईपी नेता हैं, उनके पिता की बड़ी बुरी तरह से उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां ये सवाल उठने लगा कि आम आदमी का जो जीवन है, क्या वो बिहार में इतना सस्ता हो गया है और किस तरह उसकी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। इंडिया गठबंधन ने पहले ही परसों नरसों ही घोषणा कर दी थी कि हम 20 तारीख को एक मार्च निकालेंगे और आक्रोश मार्च इसको नाम दिया गया है। तो ये इंडिया गठबंधन का आक्रोश है जो है नीतीश कुमार के खिलाफ, और ये सब तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसी पर हम खरी खरी चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
हैं। अमरेंद्र जी, पटना में जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता इस समय जिस तरह से सड़कों पर निकले हुए हैं, एक तरफ हमेशा से राजद यानी लालू जी के कार्यकाल को वहां पर जंगल राज की तरह एक बता दिया गया था कि बिल्कुल कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है, उसको जंगल राज बोलकर बीजेपी ने बिहार की जो एक इमेज थी वो बहुत ही खराब बन चुकी थी। अब नीतीश कुमार के लिए तो सुशासन बाबू का एक उनको तमगा दिया गया, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या लगता है कि नीतीश कुमार बुरी तरह घिर गए हैं बिहार में, क्योंकि अब जो है मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इधर संसद का भी और उधर बिहार विधानसभा का भी, अगले साल बिहार में चुनाव भी होने हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन के इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को घेर लिया है बिहार में? तौर पे इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त तरीके से नीतीश कुमार को बिहार में घेर लिया है, और नीतीश कुमार क्या, पूरे एनडीए को घेर लिया है। चूंकि सरकार पूरे एनडीए की है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार एनडीए की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, चिराग पासवान भी उसमें शामिल हैं, तो उनको भी एक तरीके से इंडिया गठबंधन ने घेर लिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है समिता जी, जो आपने शुरुआत में कही कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और लोकसभा चुनाव के बाद स्थानीय मुद्दों को, यानी राज्य के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई पड़ रहा है, और ये साफ तौर पे जाहिर करता है ये प्रदर्शन जो आज का है इंडिया गठबंधन का, कि किस तरीके से एकजुटता बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें भी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के ही चुनाव में जाएगा, और ये फिर एनडीए के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब होगा। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के इंडिया गठबंधन ने मुद्दा बनाया है समिता जी, नीतीश बाबू के पास कहने के लिए दो ही बातें हुआ करती थी कि एक तो साहब हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, दूसरा विकास। दोनों मुद्दों पे एक तरीके से नीतीश बाबू ज़बरदस्त तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो विकास की छवि थी वो तो मालूम पड़ गया कि भाई एक महीने में जो है वो आपके यहाँ 16 पुल गिर जाते हैं। अभी कल परसों एक अररिया में एक पुल और गिरा, तो ये आपका विकास मालूम पड़ गया किस तरीके से पूरी सड़क गायब हो जाती है। तो विकास के मामले में पुल पूरी तरह से खुल चुकी। भ्रष्टाचार को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उन्हीं की एक नज़दीकी हैं आईएएस, क्या संजीव हंस शायद नाम है उनका, उनके यहाँ ईडी के छापे पे पड़े, तो उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठने लगे। दूसरा जो सुशासन बाबू की छवि थी, वो सुशासन बाबू की छवि बुरी तरीके से तार तार होती हुई अब नज़र आ रही है। जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और नीतीश बाबू एक तरीके से असहाय नज़र आ रहे हैं। लग ये रहा है कि नीतीश बाबू नाम के मुख्यमंत्री हैं और सरकार को शायद कुछ अपराधी चला रहे होंगे पर्दे के पीछे से, ऐसा सब प्रतीत होता है। और विपक्ष का ये आरोप है शर्मिष्ठा जी कि नीतीश कुमार जो है उनके हाथ से अब कानून व्यवस्था निकल चुकी है और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। और ये लगातार हम लोग भी देखते रहते हैं कि जो खबरें बिहार से आती रहती हैं, एक अकेला उन्हीं का मसला नहीं था, जीतन साहनी का मसला ही नहीं था, मतलब जो मुकेश सहनी उनके पिता का ही मामला नहीं है, और भी इससे पहले कई हुए। पटना के किसी स्टूडेंट का मसला भी आया, उसके बाद फिर 2 वृद्ध दंपति का मसला आया जीतन सहनी के बाद। कई ऐसे मसले जो आए हैं, तो वो उससे साफ जाहिर होता है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ बिहार में नहीं रह गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी जो है अपने अधिकारियों की बहुत पीठ ठोकी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों की, तो अब वो पुलिस अधिकारी किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जाने क्या अच्छा काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है शर्मिष्ठा जी, वो आरोप सिर्फ आरोप भर नहीं है, जनता भी इस बात को कहती हुई नजर आती है कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत बुरी हो चुकी है और जंगल राज असली जिसे कहते हैं वो यहाँ आया है। ये शर्मिष्ठा जी सिर्फ बिहार की स्थिति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकारों में शामिल है या जहाँ उसकी सरकारें हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकारें या ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ कानून व्यवस्था की यही स्थिति है। लगता है कि ये पूरे देश को जो है मणिपुर बनाने के लिए आमादा हैं और पूरे देश को मणिपुर बनाना ये चाहते हैं। पता नहीं इनकी इच्छा क्या है क्या नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो हैं और उस जहाँ वो शामिल है गठबंधन में, वहाँ गठबंधन की सरकारें बुरी तरीके से फेल हैं। नीतीश कुमार तो बहुत बुरी तरह फेल नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों उनके किस तरीके से वीडियो वायरल हुए, किसी अधिकारी के पैर पकड़ रहे हैं, किसी अधिकारी के पैर छूने की स्थिति में पहुँच रहे हैं। मोदी जी के तो पैर छूते ही रहते हैं, वो 2 बार जो है हो चुका है, कभी हाथ देख रहे हैं कभी पैर छू रहे हैं। तो ये मोदी जी के हाथ पैर छूने से और अधिकारियों को पैर छूने तक की जो स्थिति बन रही है शर्मिष्ठा जी, ये निश्चित तौर पे जाहिर करती है कि नीतीश कुमार के पास अब शासन करने का नैतिक जो है वो कोई अधिकार नहीं है। बेहतर हो कि वो इस्तीफा दे दें या फिर कानून व्यवस्था को ठीक करें, वरना विपक्ष इसी तरीके से अब घेरेगा। चुनाव का वर्ष है और जाहिर सी बात है कि चुनाव के वर्ष में अगर कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति खराब होगी, जो नीतीश कुमार की यूएसपी समझी जाती थी, उसी पे सबसे बड़ी चोट होगी शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए जो एक जुमला भी गढ़ा गया था, एक तो सुशासन बाबू और दूसरा बिहार में बहार है।
ये उनके चुनाव प्रचार के लिए तब प्रशांत किशोर हुआ करते थे उनके सलाहकार, और उन्होंने ये एक लाइन दी थी कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो ये किस तरह की बहार आई है ये अब साफ नजर आ रहा है। मतलब मुकेश सहनी जो है एक पार्टी के मुखिया हैं, उनकी पार्टी है, और उनके पिता को अगर इस तरीके से अगर उनकी जान ली जा सकती है तो फिर आम आदमियों की क्या बिसात है। और ये एक घटना नहीं है, लगातार एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं, और यही वजह है कि न केवल मुकेश सहनी की पार्टी के लोग, यानी न केवल वीआईपी, बल्कि आरजेडी, कांग्रेस और उनके साथ साथ लेफ्ट के लोग भी उतरे हुए हैं आज बिहार की सड़कों पर। पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि 20 तारीख को हम आक्रोश मार्च निकालेंगे, और आज हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का आक्रोश किस तरह से पटना की सड़कों पर जाहिर हुआ है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार पर यह आक्रोश कितना भारी पड़ता है और एनडीए सरकार पर यह आक्रोश कितना भारी पड़ता है। कांग्रेस के जो लीडर हैं अखिलेश सिंह, उनकी एक बाइट है, उसको हम पहले सुन लेते हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस मार्च को लेकर, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर, सुनते हैं ये बात। आज पूरा महागठबंधन इस देश में और खास करके विशेष करके बिहार में जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। आरजेडी, लेफ्ट की सभी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी सभी हम लोग इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर नेता सभी लोग इसके प्रति अपना आक्रोश और प्रतिरोध व्यक्त करने के लिए सड़क पर आए हुए। सीएम नीतीश कुमार कल बैठक किए थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिस तरीके से आज आप लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं, और कल मुख्यमंत्री नहीं, देखिए सीएम सब लोग पूरे देश की जनता जान चुकी है कि सीएम के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। जिस तरह की स्थिति में वो पहुंच गए हैं, 4-5 लोग प्रॉक्सी से इस राज्य को चलाना चाहते हैं और इस पे विराम लगना चाहिए। क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कहा है कि जो भी दोषी है को पीछे भेजे, और उन्होंने जनादेश उन अधिकारियों को नहीं है, जनादेश किसी पार्टी को और लीडर को मिलता है, और लीडर अब काम करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। कोई ब्लॉक नहीं है जहां हर रोज कोई न कोई हत्या नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं आपसे कि 15 साल पहले अपराध। अरे कहाँ बीजेपी का बात करने लगे, बीजेपी का लोग बेकार का। अमलेंदु जी, ये जो अखिलेश जी ने कहा है, दो जरूरी बातें इसमें। एक तो उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार अब किसी काम के, मतलब उनके अब ऊपर कुछ नहीं रह गया है, वो प्रॉक्सी वो चला रहे हैं, मतलब एक तरह से कि वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, 4-5 लोग मिलकर चला रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जब तक, मतलब अब वो दोनों ओर से चले गए, मतलब उनके पास शायद ये चांस था जैसे तेजस्वी यादव उनको बार बार कि हमारे चाचा हैं और आदरणीय हैं और पलट जाए तो वो आ सकते हैं, इस तरह की बात थी। लेकिन अब आज का ये जो प्रतिरोध मार्च है, इसको देखकर क्या लगता है कि कभी नीतीश कुमार के पलटने का मन बने तो क्या इंडिया गठबंधन उन्हें स्वीकार करेगा? और दूसरा, क्या नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार ली है बीजेपी के साथ जाकर? क्योंकि जैसा इनका दावा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो नाम के मुख्यमंत्री हैं और सरकार जो है वो बाकी लोग, क्योंकि नीतीश कुमार को जब तक तेजस्वी यादव थे उनके साथ उप मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के साथ हाथ मिलाते ही 2 उप मुख्यमंत्री उनको लेने पड़े, और उसमें इसके बाद जो उनको अपना पार्टी अध्यक्ष जिनको बनाया है उनके भी, मतलब ये कहा जाता है कि मतलब बीजेपी से जितनी भी उनको वो करनी होती, डील करनी होती, तो वो जेडीयू के अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जरिए ही होती है। क्या कुछ लग रहा है नीतीश कुमार के हाथ से दोनों जहां गए, इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्या नीतीश कुमार को उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? निश्चित तौर पर समिता जी, देखिए नीतीश कुमार के पास एक रास्ता खुला हुआ था कि वो लोकसभा चुनाव में अगर चले गए थे, और जब परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि वो अगर इंडिया गठबंधन में लौट करके आते तो मोदी जी की सरकार नहीं बन पाती, तो ये परिस्थिति उनके सामने था मौका। और तेजस्वी यादव की तरफ से एक उनको संकेत भी दिया गया था कि आप आ जाइए, मतलब खुले तौर पे कहा गया था कि चाचा हमारे 4 जून के बाद पलटेंगे। और उसके बाद फिर जब वो पटना से दिल्ली आए और एक ही जहाज़ में जब आए, तो जाहिर सी बात है कि उसमें दोनों लोगों के बीच कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। क्योंकि पहले विजुअल आया कि तेजस्वी यादव जहाज़ में पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, नीतीश आगे बैठे हुए हैं। उसके बाद जब वो उतरे हैं तब जो विजुअल आया तो वो दोनों बराबर सीट पर बैठे हुए थे, एक साथ
साथ उतरे हैं। इसका मतलब कि तेजस्वी यादव पीछे से उठ करके आगे आए हैं, कुछ ना कुछ उनके बीच में बातचीत हुई है। और उस दिन भी फिर ये खबरें चलना शुरू हुई थी कि क्या नीतीश कुमार आज ही पलटी मार जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन अब सौमित्रा जी, जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ और अब नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मुद्दा बनाया है, और ये सिर्फ आरजेडी का प्रदर्शन नहीं है सौमित्रा जी, इसमें सब इंडिया गठबंधन के सारे दल शामिल हैं। इसमें लेफ्ट शामिल है, भाकपा वाले शामिल है, इसमें आरजेडी शामिल है, कांग्रेस शामिल है, जीतनराम मांझी की वो उनकी मुकेश सैनी की हम शामिल है, यानी पूरा इंडिया ब्लॉक इसमें शामिल है। इसका मतलब इंडिया ब्लॉक ने ये तय कर लिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है, और नीतीश कुमार के पलटी मारने की स्थिति में भी अब नीतीश कुमार को साथ नहीं लिया जाना है, वरना फिर इतने आगे बढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब जब इंडिया गठबंधन इतने आगे बढ़ गया है तो इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि अब इस सरकार को हटाना है और हमको जाकर के अपनी सरकार बनानी है, और किसी बैसाखी की इंडिया गठबंधन को जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार आए और फिर 10 विधायक लेकर के अपने आए और 10 विधायकों के बल पर मुख्यमंत्री बन जाए। तो अब नीतीश कुमार के लिए अब ऐसा कोई रास्ता नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार से अब गलती ये होगी सौमित्रा जी, अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ लौट के आते तो परिस्थितियाँ ठीक होती, नीतीश कुमार को अपने हिसाब से शासन और प्रशासन चलाने का खुली छूट मिलती। आज उनके हाथ में कुछ नज़र नहीं आ रही हो। जिस तरीके से जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनकी हम लोगों ने अभी बाइट सुनाई, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि 4-5 प्रॉक्सी लोग जो है वो इसको चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, तो ये सीधा सीधा उनका इशारा जो संजय झा हैं उनकी तरफ है या बीजेपी के जो लोग हैं उनकी तरफ है कि मतलब वो चला रहे हैं और नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये उनका कहने का साफ साफ इशारा है। और अगर ऐसी परिस्थितियां हैं सौमित्रा जी, तो निश्चित तौर पे अब नीतीश कुमार के सामने कोई रास्ता बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके अब नीतीश कुमार की छवि और ख़राबी होती जाएगी। लोकसभा चुनाव में भले ही फ़ायदा मिल गया हो, कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी उसका फ़ायदा मिल गया, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा है और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार बड़े दयनीय अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, ना विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, ना उनकी बात कोई सुन रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ प्रॉक्सी लोग सरकार को चला रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर कुछ प्रॉक्सी लोग सरकार को चला रहे हैं तो आने वाले दिनों में स्थितियाँ और ख़राब होंगी और ये नीतीश कुमार के लिए और बुरा होगा। हो सकता है सौमित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी की भी ये रणनीति हो कि किसी तरीके से अब नीतीश कुमार से छुटकारा पाया जाए और छुटकारा इस तरीके से पाया जाए कि नीतीश कुमार कहीं के रहें ही नहीं और फिर जाकर के भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन के बिहार में आ जाए और नीतीश कुमार फिर नेपथ्य में चले जाए, तो इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हों। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी रणनीति पर काम कर रही है, चूँकि पहले भी उसने इस रणनीति पर काम किया था। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, नीतीश कुमार इसमें बीच का रास्ता कैसे निकाल पाते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके की बातें आ रही हैं, जो राजेश राठौड़ है वहाँ के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी इसको लेकर के काफ़ी कुछ बातें कही हैं। वो जो बातें कही हैं उनको भी हम सुनेंगे अभी तो इसी कार्यक्रम में सौमित्रा जी। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं बिहार में, अब उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। हालांकि कल ही नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने बहुत सारे निर्देश जो मतलब होती है सरकारी प्रक्रिया, वो निर्देश दिए कि आपको काम करना है और ये करना है वो करना है। और उसके बाद फिर बताया कि जो अभी तक अपराध आ रहे हैं वो ज़मीन के झगड़े के हैं और व्यक्तिगत झगड़ों के हैं, संगठित अपराध में कमी आई है, इस तरीके के दावे उन्होंने किए। लेकिन वो दावे कितने सच हैं कितने गलत हैं इसको तो विपक्ष बताएगा और NCRB के आंकड़े जो हैं वो बताएंगे कि ये दावे कितने सही हैं कितने गलत हैं। लेकिन अगर ज़मीन विवाद को लेकर के या कि व्यक्तिगत लेन देन को लेकर के भी अगर कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो नीतीश कुमार या कोई भी मुख्यमंत्री इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि साहब व्यक्तिगत रंजिश में या ज़मीनों के झगड़े में अपराध बढ़ रहा है। अपराध है, उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी उस सरकार की है जिसको जनता ने चुन करके भेजा है। आपको चुन करके इसलिए नहीं भेजा है कि आप फिर बाद में कह दें कि ये तो आपसी झगड़े की वजह से हो गया, ये आपसी रंजिश की वजह से हो गया, कि ज़मीन विवाद की वजह से हो गया और ये कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। कानून व्यवस्था का निश्चित तौर पर मसला है, वो चाहे किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था खराब हो रही हो, वो चाहे ज़मीन के विवाद हो चाहे व्यक्तिगत झगड़े हों, कुछ भी हो, तो ये कानून व्यवस्था खराब हो रही है और इसके लिए नीतीश कुमार निश्चित तौर पर जिम्मेदार हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी
की लेनी चाहिए जब इस तरीके खराब हो रही है। जब नीतीश कुमार सुमित्रा जी खुद बुला रहे हैं बैठक अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की, और तब बुलाते हैं जब इंडिया गठबंधन 17 जुलाई को ये घोषणा कर देता है कि वो 20 जुलाई को आक्रोश मार्च निकालेगा और कानून व्यवस्था जो खराब हो रही है, उसके बाद ये बैठक बुलाई जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये सुमित्रा जी कि नीतीश कुमार भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है, तो उसको नीतीश कुमार एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आप इसको स्वीकार कर ही रहे हैं और आपको बैठक बुलानी पड़ रही है, तो फिर या तो आप कानून व्यवस्था सुधारिए, और अगर नहीं सुधार पाते हैं तो फिर आपके लिए आने वाला समय बहुत खराब होगा। इसको समझाया सकता है सुमित्रा जी। बिल्कुल, अगर आप कानून व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं तो फिर आपको उस कुर्सी पर भी बने रहने का कोई हक नहीं है। इंडिया गठबंधन बार बार बिहार में जो स्थिति हो रही है कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार के जैसे मामले सामने आए हैं, उनको लेकर लगातार आवाज उठाता रहा है। और बीजेपी की ओर से या नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से हर बार कोई ऐसा लचर तर्क दिया जाता है। या हमने देखा है कि किस तरह नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के, पुलिस के, यानी जो बाकी जो अधिकारी हैं उनके आगे हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आए। और कल जो उन्होंने बैठक की वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी पुलिस अधिकारियों के साथ। अगर हो सकता है सामने आती तो शायद ऐसी भी कोई तस्वीर सामने आ जाती कि वो आईजी डीआईजी के पैर छूके कि भैया कुछ कर लो और मतलब राज्य में जो है अपराधियों को आप काबू में रखो। लेकिन अपराधी बिल्कुल काबू में नहीं है, ये बात बिहार में बार बार जाहिर हो रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार कुर्सी पर हैं तो जाहिर है सवाल उन्हीं पर उठेंगे। राजेश राठौड़ जो है, जिनका जिक्र अभी आपने किया, अमलेंदु जी, उनकी बाइट भी सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे है। रोज दर्जनों निर्मम हत्या हो रही हैं। इसी के खिलाफ आज जन आक्रोश मार्च है, प्रतिशोध मार्च है। माननीय मुख्यमंत्री से हम सब आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से आप अपने अवरुद्ध काम को कराने के लिए अधिकारी को पैर पकड़ते हैं, तो आपके 20 साल के शासन काल में महाजंगल राज हो गया है। कोई अपराधी नहीं किसी का सुन रहा है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधी को भी अधिकारियों की तरह पैर पकड़ के आग्रह कर दीजिए कि बिहार में अपराध न करे, क्योंकि आपका इकबाल समाप्त हो चुका है। और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आप हैं। आप बुजुर्ग हो गए हैं, दोनों में से एक पर छोड़ दीजिए। खासकर गृह मंत्री किसी नौजवान को बना दीजिए ताकि बेहतर विधि व्यवस्था बिहार में चल सके। नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं, ये खास बात है क्योंकि पुलिस प्रशासन सीधे उनके अधीन है। और कल जो उन्होंने बैठक की उसमें उन्होंने ये कहा कि राज्य की हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो कानून व्यवस्था, और वो किस तरह की सर्वोच्च प्राथमिकता है ये अब जाहिर हो गया है। राजद की जो राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी इस बात पर सवाल उठाए थे। और उन्होंने भी ये कहा था कि जब आप खुद गृह मंत्री हैं, फिर आपके रहते हुए इस तरह के जब मामले हो रहे हैं तो उसके बाद जो कोई सुरक्षित नहीं है और आप जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने मतलब ठीक है आप अपने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपने जनता को आकर एक भी बार आपने आश्वस्त नहीं किया। मतलब मोदी जी से कम उनको शायद ये सीख लेना चाहिए था कि मन की बात करते हैं या सीधे आके जैसे लोगों को संबोधित करते हैं वो भी बिहार की जनता को संबोधित कर देते हैं। नीतीश कुमार के ठीक है ऐसे ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन जो चीज राजेश जी ने ये कही यहाँ पर कि अब आप बूढ़े भी हो गए हैं, आपका इकबाल भी खत्म हो गया और आपसे 2 पद नहीं संभल रहे, तो एक पद आप छोड़ दीजिए। आरजेडी लीडर है मृत्युंजय सिंह, उन्होंने भी कुछ कहा है अमलेंदु जी, उसको भी हम सुन लेते हैं, इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मृत्युंजय तिवारी हैं। पटना की सड़कों पर महागठबंधन का प्रतिशोध मार्च हो रहा है और जिस तरह तांडव हो रहा है अपराधियों का, उसके खिलाफ आज हल्ला बोल है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी लीडर, उन्होंने भी ये कहा है कि तांडव है और इसके बाद इसी के खिलाफ ये हल्ला बोल है। अमलेंदु जी, क्या इस हल्ला बोल में निपट सकती है एनडीए सरकार? क्योंकि अगले साल ही चुनाव है और बीजेपी का बिहार में ठीक है उसने नीतीश कुमार को एक तरह से छोटा भाई का उनका जो दर्जा है वो कम तो कर ही दिया है, लेकिन अगर उंगली नीतीश कुमार पर उठ रही है तो कहीं ना कहीं ये आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं कि आप जो है उन्होंने कानून व्यवस्था को आप ठीक नहीं कर पाए, जो जंगल राज था और जिसको राजेश ठाकुर ने कहा कि ये महाजंगल राज हो गया है। मतलब ये तो और बड़ी बात हो गई है। क्या लगता है आपको कि क्या इसमें एनडीए सरकार इस तरह के इंडिया गठबंधन के प्रतिशोध और जो प्रतिरोध मार्च है, आक्रोश मार्च है, उसके बाद एनडीए सरकार के अस्तित्व पर ही अब संकट बरकरार है? निश्चित तौर पर समिता जी संकट बरकरार है। चूंकि जब कानून व्यवस्था खराब होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके जो सहयोगी दल हैं नीतीश कुमार के, वो भी जो है नीतीश कुमार का बचाव करने के लिए आगे नहीं आएंगे।
क्योंकि उन्हें भी लगेगा कि अब नीतीश कुमार का अगर बचाव किया जाएगा तो ये उनकी ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साहब नीतीश कुमार जो है वो सरकार नहीं चला रहे हैं, कुछ प्रॉक्सी लोग हैं वो सरकार को चला रहे हैं, तो वो प्रॉक्सी लोग कौन लोग हैं इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए कि वो प्रॉक्सी लोग कौन है जो सरकार को चला रहे हैं। ये तो सब मित्रा जी तय है कि नीतीश कुमार सरकार को नहीं चला पा रहे हैं, अब वो चलाने की स्थिति में नहीं है, कोई स्वास्थ्य उनका खराब है या उनके अंदर क्षमता नहीं रही या भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़्यादा दबाव में है, ये तो नीतीश कुमार जाने क्या है। लेकिन इतना तो तय है निश्चित तौर पे कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और सब मित्रा जी देखिए, हम लोगों ने देखा है कि पिछले कई चुनाव हम लोगों ने देखे, कई राज्यों में देखे हैं, कानून व्यवस्था पे सरकारें बदली हैं, कानून व्यवस्था खराब हुई। उत्तर प्रदेश में भी जो था कानून व्यवस्था के नाम पे ही योगी आदित्यनाथ जो थे वो चुनाव में जीत करके आ गए थे 2017 में, और 2022 में भी जो है वो कानून व्यवस्था का सहारा लेकर के ही आ गए थे लौट करके। बिहार में नीतीश कुमार भी अगर है तो ये भी कानून व्यवस्था का ही सहारा लेकर के आए थे कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब हो गई है लालू जी के राज में, ये नारा दे करके आए थे। तो जब लालू जी के राज में अगर कानून व्यवस्था खराब हो गई थी उस पर आप सरकार में आ सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन भी आपको हटा सकता है कि आपके राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो गई है और आप सरकार चलाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। जो राजेश राठौर जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे वो जिस बात को कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री भी आप हैं, गृह मंत्री भी आप हैं, तो आप कम से कम ये विभाग छोड़ दीजिए। तो लगता है कि इतना सत्ता के प्रति मोह ठीक है, मुख्यमंत्री आप हैं तो आप बिना विभाग के मंत्री भी आप हो सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी है आपके पास अगर समय नहीं है, आपको बार दिल्ली भी आना पड़ता है, राष्ट्रीय राजनीति भी आपको भी करनी पड़ती है। और जैसा कि केसी त्यागी कह रहे थे कि एनडीए के आप सर्वमान्य नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको राष्ट्रीय राजनीति करनी है। तो अगर आप एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं तो भाई बिहार के काम वहाँ के लोगों को सौंप दो, नए मंत्री बना दो, गृह मंत्री को ही नया बना दो, अपनी पार्टी के किसी विश्वस्त को दे दो, विजय चौधरी को ही दे दो जो आपके सबसे नज़दीकी समझे जाते हैं, आनंद मोहन सिंह को दे दो, आपके नज़दीकी हैं, उनके बेटे को दे दो, किसी को दे दो। तो जो आपके नज़दीकी है भाई उनको दे दो, लेकिन कम से कम बिहार की कानून व्यवस्था तो ठीक हो, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अगर राष्ट्रीय राजनीति करनी है आप कीजिए राष्ट्रीय राजनीति, लेकिन बिहार को आप अपराधियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि अपराधियों के हवाले है बिहार, अब ठीक है भाई जो होगा वो देखा जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसके बीच में समिता जी एक बात ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े दावे जो किए जाते हैं नीतीश कुमार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी तब भी उनको जो सुशासन बाबू कहा जाता था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब उनको सुशासन बाबू कहने से बच रही है। हमने नहीं सुना है पिछले 5-6 महीने में कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को अब सुशासन बाबू किसी ने कहा हो। लेकिन अभी बिहार में शर्मिष्ठा जी जो पिछली फरवरी गुजरी है उसमें एक विधेयक पारित किया गया और वो पारित हो गया, और उसमें ये है कि अब इंस्पेक्टर और डीएम जो हैं उनको बहुत शक्तियां मिल गई हैं और वारंट अब जो है डीएम सीधा जारी कर सकता है, अदालत की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बहुत गीत गाए गए। जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नीतीश कुमार को बहुत बधाइयाँ दे दी कि बहुत अच्छा जो है कानून पास हो गया है, कानून व्यवस्था एकदम ठीक हो जाएगी। भाई अगर आपने डीएम को अब अधिकार दे दिया कि वारंट वो जारी कर सकता है, इंस्पेक्टर को आपने बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए, तो उसके बाद फिर कानून व्यवस्था क्यों ख़राब होती चली जा रही है? अगर पिछले कानून की में कोई कमी थी और अधिकारी काम नहीं कर पा रहे थे, अगर आपका ये सोचना था तो आपने कानून बदल दिया, आपने उनको ताकत दे दी। भाई अदालती प्रक्रिया में अगर देर होती थी, अगर ये कुतर्क है एक तरीके का कि अदालती प्रक्रिया में देर होती थी, लेकिन आपने चूंकि पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की, और जैसा कि केंद्र सरकार ने भी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की है, जो नए कानून संहिता लेकर के आए हैं उसको लेकर के विपक्ष का आरोप है कि पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है, तो आपने भी वही काम उसी तरीके का करने का किया, तो उसके बाद फिर कानून व्यवस्था खराब क्यों होती चली जा रही है? निश्चित तौर पर इसको लेकर के फिर आपके ऊपर सवाल उठेंगे कि आप सरकार को नहीं संभाल पा रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि नीतीश कुमार की यूएसपी जो थी वो दो ही चीज़ें हुआ करती थी जिसको बार बार ढोल पीटा जाता था, और बीजेपी भी उनके जब साथ थी तो यही ढोल पीटती थी कि साहब विकास बहुत हो गया बिहार में, और सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, जंगल राज खत्म हो गया। तो लेकिन अब जो जिस तरीके से राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि ये तो महाजंगल राज है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन जो की सरकार जो है उसका एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है, तो आप विपक्ष को ये मौका दे रहे हैं कि वो इस तरीके की बातें करें और फिर आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अब स्थिति ये है कि आप सरकार के मुखिया हैं और आपके बचाव में ना भाजपा आ रही है, ना चिराग पासवान आ रहे हैं, ना जीतन राम मांझी आ रहे हैं। तो अगर आप अकेले खड़े हुए तो आप ये गठबंधन की सरकार चला क्यों रहे हैं? नीतीश कुमार जी को आप ये खुद सोचना चाहिए कि आप जब गठबंधन की सरकार चला रहे हैं और आपके गठबंधन के सहयोगी आपके बचाव में नहीं आ रहे हैं और दूसरा गठबंधन जो लगातार आपके ऊपर हमलावर है, तो अब आपके सोचने की चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है शर्मिष्ठा जी कि कुल मिलाकर के बिहार में ठीक ठाक नहीं है, और इंडिया गठबंधन ने नीतीश को ज़बरदस्त तरीके से घेर लिया है। अब नीतीश कुमार जो घिरे हुए हैं ये चुनाव के
पूरा समय तक कर पाएंगे कि उससे पहले सरकार गिरेगी, या नीतीश कुमार को एनडीए के साथ छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके पिछले दिनों संकेत दिए उससे बराबर ये कयास लगाए जा रहे हैं और मीडिया पे खूब इसकी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार बदलने वाले हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नोटिस इश्यू किया उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमले किए, खासतौर से केसी त्यागी जो उनके बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के बाद वही समझे जाते हैं जो नीतीश कुमार को बताते हैं कि वो सर्वमान्य नेता हैं एनडीए के, उन केसी त्यागी ने बहुत जम के हमला किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो कयास से लगाया जा रहा है कि अब क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाहते हैं, एनडीए से अलग होना चाहते हैं? अगर ऐसी स्थिति भी है तो भी आपको कानून व्यवस्था सही करनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के घिरे हुए नीतीश कुमार हैं, आप चाहे एनडीए के साथ रहें और चाहे एनडीए के साथ ना रहें, ये आपका निर्णय है। लेकिन चूंकि अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, 1 साल से कम का समय बचा हुआ है, आपको सारी चीज़ें ठीक करनी होंगी और ये अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो कुल मिलाकर के नुकसान नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को होगा। इसको नीतीश कुमार को समझना चाहिए। सर मित्रा जी, मुझे तो ऐसा लगता है अमलेंदु जी कि नीतीश कुमार को नुकसान हो ही चुका है। मतलब आज का ये जो हाल देख रहे हैं हम इसके बाद, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जितने बार भी पुल गिरते थे या इस तरह के जो दूसरे अपराध होते थे उस पर कभी तेजस्वी यादव ट्वीट करते थे, कभी कोई ट्वीट करता था, इस तरह से ट्वीट करके इन्हें अपने वो सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर देते थे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने ये अगर तय कर लिया है कि वो सड़क पर उतरकर सीधी लड़ाई लड़ेगा, तो इस सीधी लड़ाई में ये तय है कि नीतीश कुमार को नुकसान होगा और उस नुकसान के होने की शुरुआत शायद हो भी चुकी है। क्योंकि आपने जैसा बताया कि जब से वो मतलब बीजेपी के साथ जुड़े हैं और वो जब उनका लोगों को ये एक उम्मीद थी कि चलो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या उसको बड़ा आर्थिक पैकेज मिलेगा। अभी परसों से जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, 23 तारीख को बजट है, उसमें पता चल जाएगा कि बिहार के लिए जो मांगे नीतीश कुमार ने रखी वो पूरी होती है नहीं। और उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि बीजेपी नीतीश कुमार का यहाँ पर कितना साथ दे रही है। आर्थिक पैकेज को लेकर जीतन राम मांझी ने एक तरह से उन पर तंज कसी दिया था कि पत्थर पर सिर फोड़ने के समान है और नहीं मिलने वाला है आर्थिक पैकेज। ये जीतन राम मांझी जो जमीनी हकीकत उसको उन्होंने बता दिया। एनडीए के साथी हैं, नीतीश कुमार के साथी हैं। दूसरे साथी हैं चिराग पासवान, जिनसे नीतीश कुमार का हमेशा अभी 36 का आंकड़ा ही देखा गया है। अब एनडीए में दोनों साथ में हैं, लेकिन पुलों के गिरने पर जिस तरह से चिराग पासवान ने भी अपनी सरकार पर यानी नीतीश सरकार पर ही सवाल उठा दिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, उससे जाहिर हो रहा है कि एनडीए के भीतर भी अब नीतीश कुमार को वो इज्जत नहीं है जिसकी उम्मीद में वो वहां गए थे, या उनका मन अब शायद एनडीए में भी कितना लग पाएगा। इन सब हालात को देखते हुए सोचने वाली बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो उन्होंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वहां उनका मन नहीं लग रहा था। और तेजस्वी यादव ने यहाँ उनको बोला भी था कि आप मन लगाने के लिए यहाँ थे या लोगों का काम करने के लिए थे। और अब तो वो ये दिख रहा है कि ना उनका मन लग रहा है, ना वो लोगों का कोई काम कर पा रहे हैं, ना वो जन सेवा कर पा रहे हैं, और सेवा करना तो दूर वो लोगों को सुरक्षित भी नहीं रख पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी नाकामी है जो जाहिर हो गई है। और इस नाकामी में उनको सहारा देने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए ना चिराग पासवान आएंगे, ना जीतन राम मांझी आएंगे, ये तो दिख ही गया है। और बीजेपी भी कब तक नीतीश कुमार का साथ देगी, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी को भी तो अपनी छवि बचानी है। और बीजेपी में अगर इस तरह का ये होगा कि आपकी सत्ता में ये हुआ है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उसका असर केंद्र पर भी पड़ेगा। जो विजय सिन्हा है उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बीजेपी के बचाव में क्या कुछ कहा है अमलेंदु जी, उसको सुन लेते हैं। वो अपनी खामी को छुपा रहे हैं, वहां त्वरित एक्शन होती है। और बिहार लॉ एंड ऑर्डर में आजादी के समय नंबर 1 स्टेट था। विगत कालखंडों में जो प्रतिपक्ष का आज शोर मचा रहे हैं, तो वही लोग ये घटना को अंजाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दे रहे थे। और ऐसे लोग पर जब दबिश बढ़ रही है तो वो फिर चिल्ला रहे हैं और बहुत जल्द बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, त्वरित गति से एक्शन हो रही है। बिहार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी को कहीं संरक्षित नहीं। आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध, भ्रष्टाचार, इस चारों पर पूरी तरह से दबिश बनी हुई है। विजय सिन्हा जी शायद ज्यादा उत्साह में अमलेंदु जी, उन्होंने
केवल बिहार के लॉ और ऑर्डर पे बात नहीं की, वो आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार सब पर वो बोल चले। अब वो पुलों का गिरना उनके निगाह में भ्रष्टाचार नहीं होगा, या जम्मू कश्मीर में जो लगातार जिस तरीके से हमारे ही सैनिकों की शहादत हो रही है वो उनकी नजर में शायद आतंकी घटनाएं नहीं है, या मणिपुर उनके निगाह में बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है। ये मोदी जी वाला ही वो उसी लाइन पर सब चलते हैं कि सब चंगा सी। लेकिन यहाँ पर ये जो विजय सिन्हा ने जो बयान दिया कि लॉ एंड ऑर्डर सब बिल्कुल बढ़िया है, अगर बढ़िया था तो फिर नीतीश कुमार को ऐसे एकदम हाई लेवल मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर आपको क्या लगता है अमलेंदु जी की क्या बीजेपी इसी तरह की हवाई बात करके अपनी फेस सेविंग तो कर लेगी? नीतीश कुमार को उसने बुरी तरह से फंसा दिया है, और अब इस उलझन से नीतीश कुमार के पास निकलने का क्या रास्ता है? या तो वो एनडीए से अलग हो जाएं और फिर आरजेडी के साथ आ जाए, ताकि इंडिया गठबंधन का ये जो इस तरह का मार्च हम देख रहे हैं अभी, वो जो है वो नोहा, और फिर वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर फिर नए सिरे से सारी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। एक तो रास्ता ये है नीतीश कुमार के पास, और दूसरा रास्ता ये है कि इसी तरह के जो आक्रोश और प्रतिरोध को वो सहन करते रहें और देखते रहें कि विधानसभा सत्र, मतलब उसमें अभी जो मानसून सत्र होगा उसमें वो कैसे इस विरोध को झेल पाएंगे, या क्या एनडीए सरकार यहाँ पर आपको गिरती हुई नजर आ रही है क्या? या मतलब इंडिया गठबंधन का ये जो हल्ला बोल है ये एनडीए की जड़ें बिल्कुल खोखली कर देगा बिहार में? देखिए समिता जी, इसमें एनडीए की जड़ें तो निश्चित तौर पे खोखला कर देगा इंडिया गठबंधन, और उसने इस पे काम शुरू कर दिया। और ये आज का प्रदर्शन जो है ये साबित करता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अब जनता के मुद्दों को लेकर के सड़कों पे भी है। अब केवल वो ट्विटर की बातें नहीं है और रैलियों की बातें नहीं है, मतलब चुनावी उसमें नहीं है, लेकिन अब वो जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रहा है, सड़कों पर वो प्रतिवाद कर रहा है। ये चीज़ें एक तरीके से सामने आ गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और समिता जी ये है कि जो आपने जीतन राम मांझी का बयान बताया स्पेशल पैकेज को लेकर के और विशेष राज्य के दर्जों को लेकर के, वो जीतन राम मांझी सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं है, केंद्रीय मंत्री नहीं है, एनडीए के सदस्य नहीं है, वो अब नीति आयोग के सदस्य भी हैं। तो नीति आयोग के सदस्य ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा। अब नीतीश कुमार को इससे समझ लेना चाहिए कि मोदी जी के नज़दीक पहुंच चुके हैं जीतन राम मांझी, जिनको आपने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया था, फिर आपने उनसे मुख्यमंत्री छीना था। वो जीतन राम मांझी जो है वो कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज जो है स्पेशल पैकेज, वो नहीं मिलेगा। तो नीतीश जी आपकी राजनीति है किस तरीके की? आप बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए आप तो एनडीए के साथ गए थे, आपकी बात तो यही थी सब केंद्र में उनकी सरकार है, उनको उनसे पैसा चाहिए, अब राज्य के विकास के लिए चाहिए। अब वो कितना विकास है, पुल गिराने के लिए चाहिए, वो अलग का मसला है कि पुल कितने गिराए जाएंगे, उसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, लेकिन आपने कहा तो यही था ना। तो वो आपको नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट हो गया है। और इधर कानून व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। विजय सिन्हा जो आपकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो आपका बचाव किसी तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी जी जो है उनके उसमें जो है वो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और उग्रवाद जाने क्या क्या, उस पर कोई समझौता नहीं है। और बिहार में भी जो है इसी तरीके से काम हो रहा है। यानी वो बता रहे हैं कि बिहार में भी अगर कानून व्यवस्था ठीक की जाएगी तो मोदी जी आगे करेंगे, नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है। साफ साफ उनके कहने का मतलब यही है। तो ये नीतीश कुमार को समझने की चाहिए है कि आप किस तरीके से अपनी राजनीति अब आगे करेंगे। चूंकि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, निश्चित तौर पे इसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा। भारतीय जनता पार्टी तो एक दिन पल्ला झाड़ के खड़ी हो जाएगी कि हमने तो हमसे, हो सकता है कानून व्यवस्था के नाम पर पल्ला झाड़ ले। भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर पल्ला झाड़ ले कि हम तो बिहार में अब अलग लड़ेंगे, नीतीश कुमार से कानून व्यवस्था संभलती नहीं, हम तो अलग लड़ेंगे चुनाव। तब नीतीश कुमार क्या करेंगे? इधर लौट के आने के घर लौट के आने की स्थिति भी नहीं रहेगी, भतीजा भी दरवाज़ा बंद कर देगा। और उधर अमित शाह पहले कह चुके हैं दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, पता नहीं वो दरवाजे भी फिर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो नीतीश कुमार के लिए परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। कुल मिला के समिता जी ये कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति है, वो नीतीश कुमार ने जो अब तक जिस तरीके की राजनीति की है उसके दुष्परिणाम मुझे लगता है कि वो आना शुरू हो गए हैं। और नीतीश कुमार को भी समझना होगा कि बार बार इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना, और हर बार आने जाने के बाद ये कहना कि अब हम इधर ही रहेंगे उधर नहीं जाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अब चीज़ें आपके यहाँ से निकलती जा रही हैं और आपका स्वास्थ्य जिस तरीके से खराब होता जा रहा है, और उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कह रहे थे कि कुछ 4 प्रॉक्सी लोग हैं वो चला रहे हैं, ये प्रॉक्सी लोग कौन हैं नीतीश कुमार खुद बताएं तो अच्छा, वरना विपक्ष जो खुद नाम लेके बोर्ड लगाना शुरू कर देगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, कार्यभार असली मुख्यमंत्री जो पर्दे के पीछे के वो फला फला हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाएंगी तो फिर नीतीश कुमार के लिए संकट बढ़ता जाएगा। समिता जी
बिल्कुल, ये इधर और उधर होते हुए नीतीश कुमार अब लग रहा है कि कहीं के भी नहीं रह गए हैं और ये हाल उन्होंने खुद अपने लिए खुद ही किया है, इसके लिए किसी और को वो ज़िम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनको पूरी इज़्ज़त थी और वो सम्मान से वहाँ पर बने हुए थे, लेकिन शायद उनकी महत्वाकांक्षाएँ थी कि अगर मुझे पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बना रही है या संयोजक नहीं बना रहे इंडिया गठबंधन का, तो मैं नाराज़ होकर वो छोड़ देता हूँ। शायद उनकी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अब हालत ये हो गई कि पीएम बनना तो दूर, वो जो सीएम बने हुए हैं, उस सीएम की कुर्सी पर भी अब खतरा जो है वो मंडराना शुरू हो गया है और इसके साथ-साथ जेडीयू की सत्ता पर भी। बीजेपी की सत्ता की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की तो आदत रही है कि वो कैसे न कैसे करके सत्ता में आ ही जाती है। लेकिन बिहार में भी उसने इसी तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया और बीजेपी की जैसी आदत रही है कि जिसको अपने साथ करती है, उसी की जड़ें खोद लेती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की जड़ें जो हैं कुछ खुद उन्होंने मट्ठा डाला और कुछ जो है बीजेपी ने उसमें बाकी काम जो है तमाम कर दिया है। आज इंडिया गठबंधन आक्रोश और प्रतिरोध मार्च जो है वो पटना में निकाल रहा है और इसका जबरदस्त असर देखने मिल रहा है। जिस तरीके से पुलिस को खड़े होना पड़ा और उनको कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करनी पड़ी और ऐसा नहीं कि केवल आरजेडी के नेता थे वहां पर, कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के थे, चारों दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ मिलकर निकले। ये एक बड़ा संदेश है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए और नीतीश कुमार के लिए कि बिहार में अब उनकी मनमानी के दिन पूरे हो गए हैं और इंडिया गठबंधन चुनाव तक इसी तरह के जो है उसके तेवर आपको देखने मिलेंगे और विधानसभा सत्र जो होंगे उसमें आपको इतने आसानी से बचकर जाने नहीं दिया जाएगा। तो देखना होगा कि आज के इस मार्च का शाम तक और जो खबरें आती हैं क्या असर होगा, किस तरह से नीतीश कुमार पर क्या वो ये बोलते हैं कि चलो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। हालांकि जिस तरीके उनकी प्रवृत्ति रही है सत्ता में बने रहने की, इधर उधर होते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वो जमे ही रहे हैं, तो ये इस बात की संभावना कम है कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन ऐसे हालात पैदा कर देगा कि बिहार से बीजेपी और जेडीयू की विदाई हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार अगले साल जो चुनाव होने हैं उसमें आ जाएगी। अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।